हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में। आज का जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 के 30 अगस्त की जो 9 बजे की शिफ्ट थी उसका है। शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटो के साथ। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो हम साइलेंस में बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने वाले हैं ताकि हमारी जो सफलता है वो शोर मचा दे। तो पहला क्वेश्चन है, अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन टीकमगढ़ इज ऑल्सो रेफर्ड एज पुष्पावती। द नेम ऑफ रिवर इज। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है पानबती, केन, चंबल, पाहुज। तो हमारा सही आंसर है वो है पाहुज। पाहुज नदी के बारे में जानते हैं कि ये जो है टीकमगढ़ जिले से उद्गम हुआ है। कुछ लोग इसका उद्गम झांसी से भी मानते हैं। सनातनी धार्मिक ग्रंथों में पुष्पावती के नाम से जाने जाने वाली पाहुज नदी यमुना की सहायक काली सिंध जो है उसकी सहायक नदी मानी जाती है। इस नदी पर पाहुज बांध का निर्माण किया गया है। यह जालौन में यमुना से कुछ ही दूरी पर बहती है और काली सिंध में मिल जाती है। अविरल गंगा योजना के तहत 2014 में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पाहुज नदी को गोद लिया था। दूसरी नदी जो है वो केन है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम है वो कियाना था और ये जो प्राचीन समय में कर्णावती, स्वैनी, कैनास और शुक्तिमती के नाम से जानी जाती थी। ये नदी कैमूर पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी ढाल से निकलकर मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना इत्यादि क्षेत्रों से बहती हुई बांदा जिले में चिल्ला नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। सोनार, वीरमा, बाना, पाटर इसकी सहायक नदियां हैं और इस नदी में पांडवा घाट और कुराई नाम के दो जलप्रपात भी हैं। चंबल नदी जो कि है चरमनवती के नाम से या कामधेनु के नाम से भी जानी जाती है और इस नदी का उद्गम इंदौर के मऊ से दक्षिण में मानपुर के समीप जानावाव पहाड़ियों से 616 मीटर की ऊंचाई से माना जाता है। विंध्यन कंगारों में उत्तरी पार्श्व से निकलती है। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास एक प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है और जिसकी लंबाई शायद 18 मीटर है और इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बने हुए हैं और चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती, बनास, कुराई, बामिनी और छिप्रा। अगला प्रश्न है, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? केरला के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है ओमेन चंडी, ए के एंटनी, पिनराई विजयन या वी एस अच्युतानंद। तो हमारा आंसर होगा पिनराई विजयन और वर्तमान में भी यही है। केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि यहाँ की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। सबसे बड़ा शहर जो है वो भी तिरुवनंतपुरम ही है। जनसंख्या यहाँ की 3,34,06,61 है और घनत्व 860 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। जिलों की संख्या यहाँ 14 है। यहाँ पर बोली जाने वाली राजभाषा जो है वो मलयालम है और गठन 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। केरल सरकार के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और विधान मंडल जो है उनका एक सदनी है, अर्थात यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में 140 सीटें हैं और भारतीय संसद में इसकी राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो केरल है वो कोच्चि में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस डिमोनेटाइजेशन? किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी? तो नवंबर 8 2016 को मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी। इस दिन से 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन में बंद कर दिया गया था और ये घोषणा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टीवी पर किया गया था अचानक से। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि काले धन पर नियंत्रण कर सकें और जो जाली नोटों का प्रचलन है उनसे भी छुटकारा पाया जा सके। ये जो नए नोट अब चालू किए गए हैं उनको महात्मा गांधी न्यू सीरीज ऑफ नोट्स के अंतर्गत चालू किया गया है, जिसमें नोट के बीच में महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और पीछे स्वच्छ भारत का लोगो है और कुछ अन्य तस्वीरें भी हैं जिन्हें जानते हैं। 2000 रुपए के नोट पर दूसरी तरफ मंगलयान है जो कि गुलाबी रंग का है। 500 रुपए का नोट जो पत्थर से ग्रे रंग का है और इसके पीछे लाल किले की तस्वीर है जिस पर तिरंगा लहरा रहा है।
₹200 का हल्का पीला नोट, इस नोट के पीछे सांची स्तूप की तस्वीर है। ₹50 के फ्लोरोसेंट ब्लू नोट के पीछे हम्पी रथ की तस्वीर है। वहीं ₹20 का जो नोट है वो हरे पीले रंग का नोट है और इस नोट के पीछे देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली एलोरा गुफाओं का चित्र है। ₹10 का जो नोट है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है और इस नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट्स साउथ टू रिजॉल्व द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस? निम्न समझौतों में से किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी? क्या ये लाहौर समझौता था, इरविन गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता? तो ये था हमारा लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौते के बारे में थोड़ा जानते हैं। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था और 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था और वहीं 31 दिसंबर 1916 को लीग द्वारा पारित किया गया था इसको, मुस्लिम लीग के द्वारा। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और अंदारवादी गुटों में फिर से मेल हो गया। इस समझौते में भारत सरकार के जो ढांचा है जिसमें हिंदू मुसलमान समुदायों के बीच संबंध के बारे में प्रावधान था और इसके जो प्रमुख निर्माता थे वो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुए समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस भी इस समझौते से पूरी तरह असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे जिस कारण जनमानस में रोष व्याप्त था। अगला जो समझौता है वो पूना समझौता है जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये समझौता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रोकसैया पर हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा न केवल मुसलमानों को बल्कि दलितों को भी हिंदू सवर्ण हिंदुओं से अलग करने की जो नीति थी उसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आवरण यरवदा जेल में ही आवरण अनशन प्रारंभ कर दिया था और मदन मोहन मालवीय जो हैं उनके प्रयासों से पूना में गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। अम्बेडकर ने समझौते के अंतर्गत जो हरिजन थे उनके लिए पृथक जो प्रतिनिधित्व की मांग थी उसको वापस ले लिया, संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया और इस समझौते के अंतर्गत हरिजनों को विधानमंडल में 71 के स्थान पर 148 सीटों पर सुरक्षित स्थान पर दिया गया। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। अगला प्रश्न है विच फोर्ट इज सैड टू बी एसोसिएटेड विद द रामायण? कौन सा दुर्ग है जो रामायण से संबंधित बताया गया है? तो ये हमारा बांधवगढ़ का दुर्ग है जिसका संबंध रामायण काल से माना जाता है। बांधवगढ़ का जो किला है वो उमरिया स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है। इसके निर्माणकर्ता बघेलखंड के राजाओं द्वारा व्याघ्रदेव। इसका निर्माण काल 14वीं शताब्दी। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा ले आए और यहाँ पर शेषशाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर भी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य किले हैं वो हैं गौहद का किला 1505। गौहद के किले जो है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गौहद तहसील में है और यहाँ ऐतिहासिक स्थल है जो कि राज्य पर्यटन आकर्षणों में से एक है। और इस किले का निर्माण जाट महाराजा जो महासिंह थे उन्होंने करवाया था 16वीं शताब्दी में। इस महल में जो शानदार नक्काशी व आकर्षण का केंद्र है और यहाँ का छतरी महल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नरवर का किला जो है वो राजा नल के द्वारा बनवाया गया था शिवपुरी में और इस किले का कछवाहों, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से संबंध रहा है। ग्वालियर का जो दुर्ग है उसका निर्माण सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था और इसके 5 द्वार हैं जिनमें से एक है आलमगीर दरवाजा, दूसरा हिंडोला, तीसरा गुजरी महल दरवाजा, चौथा चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और 5वां है हाथी फोर्ट दरवाजा। इसे किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। धार का किला जो है वो मोहम्मद तुगलक ने पुनर्निर्माण कराया है। इसका 1344 में। किले में खरबूजा महल है और अब्दुल शाह चशंग का मकबरा भी है। मंदसौर का जो किला है मंदसौर का किला का निर्माण करता अलाउद्दीन खिलजी रहा है और 14वीं शताब्दी में किया गया है इसका निर्माण और यहाँ पर 500 साल पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अजयगढ़ पन्ना जो है पन्ना से 34 किलोमीटर दूर है और इसका निर्माण राजा अजय पाल वर्ष
निर्माण काल जो था 18वीं शताब्दी में रहा। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यहाँ राजा अमन का महल है। यहाँ पर पत्थर पर नक्काशी की गई है। ओरछा दुर्ग की बात करें तो ये निवाड़ी जिले में अवस्थित है। राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। और चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी महल में, इसी किले में है। और जहांगीर महल भी इसी किले में है। मंडला का जो दुर्ग है वो राजा नरेश शाह गौंड नरेश ने इसका निर्माण वर्ष 16वीं शताब्दी में। उल्लेखनीय तथ्य है कि मंडला किले में राज राजेश्वरी की स्थापना का कार्य जो है निजाम शाह ने करवाया था। गिन्नौरगढ़ का जो दुर्ग है इसके निर्माता महाराजा उदय वर्मन है। इसका निर्माण काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि किले के निकटवर्ती क्षेत्रों में तोते बहुत पाए जाते हैं। अगर हम असीरगढ़ किले की बात करें तो यहाँ इसके निर्माणकर्ता आसा अहीर राजा हैं और 10वीं शताब्दी में असीरगढ़ किले का निर्माण हुआ। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आशा देवी की प्रतिमा व मंदिर स्थित 11वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी यहाँ है। चंदेरी के किले की बात करें तो यहाँ निर्माण करता है प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। इसका निर्माण काल रहा है 11वीं शताब्दी। उल्लेखनीय तथ्य है कि जिले में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा और खूनी दरवाजा स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर आसा नाम से अहीर राजा ने इसका निर्माण कराया है। और ग्वालियर के किला पूर्व का जिब्राल्टर जो है सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया है। धार के किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने, चंदेरी का किला अशोकनगर में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल, गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में राजा उदयवर्मन ने, मंडला दुर्ग मंडला में राजा नरेंद्र शाह ने निर्माण कराया है। अजयगढ़ किला पन्ना में राजा अजयपाल ने निर्माण कराया है। ओरछा दुर्ग टीकमगढ़ में अवस्थित है। राजा बीर सिंह बुंदेला ने निर्माण करवाया है। नरवर का किला जो शिवपुरी में अवस्थित है, राजा नल ने इसका निर्माण करवाया था। बांधवगढ़ का किला उमरिया में स्थित है और बघेलखंड के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। तो ये रिवाइज हो गए हैं अगेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 20th स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का 28वां राज्य कौन सा था? तो ये था झारखंड। आइए इसके बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें भारत के हृदय प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि में भारतीय संघ का 26वां राज्य बना था। और साथ ही 9 नवंबर को फिर उत्तराखंड को 27वां राज्य और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य झारखंड को बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक जन धन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट ऑथराइज्ड टू ओपन अकाउंट्स अंडर द जन धन योजना स्कीम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 बैंक हैं, HSBC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जानने वाली बात यह है कि जो नीचे के 3 बैंक हैं IDBI, ICICI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय बैंक है, जबकि HSBC ये भारतीय बैंक नहीं है। चलिए इससे पहले जानते हैं कि जनधन योजना के बारे में। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई ये स्कीम जो थी वो जीरो बैलेंस पर खुलने वाले खाते, जीरो बैलेंस पर इसमें खाते खोले जा रहे थे और साथ ही इन खातों के साथ हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। HSBC बैंक के बारे में जाने तो इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठनों में से एक है। इसके वैश्विक व्यवसाय में खुदरा बैंकिंग और धन प्रबंधन, वैश्विक बैंकिंग, बाजार वाणिज्य बैंकिंग और वैश्विक निजी बैंकिंग शामिल है। इसी वजह से जो हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है ये नहीं खोल पाती है क्या, जनधन योजना अकाउंट। 17 द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रोक्सीमेटली डैश सेकेंड्स। राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण वादन काल कितना है? हम सभी जानते हैं 52 सेकेंड है। 18वां प्रश्न है, गुजरी महल और ग्वालियर महल इन ग्वालियर व बिल्ट बाय भारत। ग्वालियर में जो गुजरी महल है और ग्वालियर महल है किसके द्वारा बनवाए गए हैं? तो ये राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाए गए थे। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। यह जो इमारत है वास्तविक रूप में एक महल हुआ करती थी, लेकिन राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए इसका निर्माण कराया था, जो कि एक गुजर महिला थी और इसी वजह से इसका नाम गुजरी महल पड़ा। 1922 में पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। What is सांग a type of? सांग एक प्रकार का क्या है? तो सांग जो है वो एक प्रकार का लोक नृत्यशाला है, लोक नृत्य रंगशाला है जहाँ पर लोक नृत्यों को परफॉर्म किया जाता है। अमजद अली खान इज फेमस एक्सपोनेंट ऑफ। अमजद अली खान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है?
तो अमजद अली खान जो थे वो एक सरोद वादक थे। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। Who among the following is not one of the recipients of Arjun Awards 2015? इनमें में से कौन अर्जुन अवार्ड्स 2015 के प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? तो 2015 में जो अर्जुन अवार्ड मिले थे उनमें दीपा कर्माकर को मिला था, जीतू राय को मिला था निशानेबाजी के लिए, PR श्रीजेश को मिला था हॉकी के लिए, लेकिन अनूप सिंह को नहीं मिला था। चलिए इस साल के अर्जुन अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड किन्हें दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस साल के जो अर्जुन अवार्ड थे वो दिए गए हैं अतानु दास को तीरंदाजी में, द्युति चंद्र एथलेटिक्स, सात्विक साईराज को रेकी रैंडी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल के लिए, मनीष कौशिक को लवलीना बोरगोहेन के लिए, मुक्केबाजी के लिए ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को क्रिकेट के लिए, अजय आनंद सावंत को घुड़सवारी, संदेश हिंगन को फुटबॉल, अदिति अशोक को गोल्फ, आकाशदीप सिंह दीपिका हॉकी, दीपक कबड्डी, सरिस्का सुधाकर वाले खो खो, दत्तू बब्बन भोकानल रोइंग, मनु भाकर को, सौरभ चौधरी को निशानेबाजी के लिए, मधुरिका सुहास पाटकर को टेबल टेनिस के लिए, वहीं दिग्विजय शरण को टेनिस के लिए, शिवा केशवन को ल्यूज के लिए, दिव्या काकरान को राहुल अवारे को कुश्ती के लिए, श्रेयस नारायण जादव को पैरा तैराकी के लिए, संदीप को पैरा एथलीट के लिए, मनीष नरवाल को पैरा निशानेबाजी के लिए दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में जानेंगे। तो इस साल के जो अवार्ड हैं राजीव गांधी खेल रत्न वो रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पन को थंगावेलु पैरा एथलीट के लिए, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस, विनेश फोगाट को कुश्ती के लिए, रानी रामपाल को हॉकी के लिए दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिए गए हैं वो धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के लिए, पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स के लिए, शिव सिंह को बॉक्सिंग के लिए, रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी के लिए, विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पैरा लिफ्टिंग के लिए, नरेश कुमार को टेनिस के लिए, ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में जूड फ्रॉलिक्स हॉकी, योगेश मालवी को मलखम्ब के लिए, जसपाल राणा को निशानेबाजी, कुलदीप कुमार को हुंडू वुशु और गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो कुलदीप सिंह भुल्लर को जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, प्रदीप गंदे तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, एन उषा लक्षा मुक्केबाजी, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह को कबड्डी के लिए, जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह रोइंग, सचिन नागा तैराकी, नंदन पाल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के लिए दी गई है। अगर आप ये मेरे साथ अगर कवर नहीं करते जा रहे हैं अभी तो या तो इनको नोट डाउन करते जाइए पॉज करके या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर वॉज वेल नोन फॉर हिज मिनिस्ट्री इन। पंडित रविशंकर जो है इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये एक सितार वादक रहे हैं। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को और मृत्यु दिसंबर 2012 को हुई थी और विश्व में शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्टता के लिए सबसे बड़े उद्घोषक रहे हैं। एक सितार वादक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की है। वह एक सदी के सबसे महान संगीतज्ञों में गिने जाते थे। रविशंकर को विदेश में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। विदेशों में वे अत्यंत लोकप्रिय एवं सफल भी रहे हैं। रविशंकर के संगीत में एक प्रकार की आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तीर्थराज इज द नेम गिवन टू। तीर्थराज नाम किसे दिया गया है? तो अमरकंटक को तीर्थराज कहा जाता है। ऐसा क्योंकि श्रद्धालुओं के बीच तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा अमरकंटक को कहा जाता है। यहाँ से 3 नदियों जो कि हमारी नर्मदा, सोन और जोहिला है उनका उद्गम माना जाता है। ये समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पर ऐसा मानना है कि भगवान शिव ने नर्मदा को चिकित्सीय शक्तियां प्रदान की हैं और ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार जब गंगा नदी अपनी सहनशीलता से अधिक प्रदूषित हो जाती है तो वो एक स्त्री के रूप में नर्मदा में आकर स्नान करती है और पुनः पवित्र हो जाती है। अगला प्रश्न है, द गैस दैट लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 वॉज। वो कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान रिस गई थी? तो वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और
जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2-3 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी अब उसका नाम बदल के डाउ केमिकल्स कर दिया गया है। कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे और इसका असर आज भी देखने को मिलता है। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? जो देवधर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और देवधर ट्रॉफी जो भारतीय घरेलू क्रिकेट के एक क्रिकेट प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता का नाम प्रोफेसर डीवी देवधर के नाम पर रखा गया है। डीवी देवधर को भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। देवधर ट्रॉफी 50 ओवर नॉकआउट प्रतियोगिता 5 जोनल टीमें इसमें हर साल खेलती हैं जो कि है नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन। प्रतियोगिता साउथ जोन ट्रॉफी जीतने के साथ 73, 74, 70 में पेश किया गया था और नॉर्थ जोन ने सबसे ज़्यादा इसको जीता है, अभी तक 13 बार जीत चुकी है और 2019 में इंडिया बी ने इंडिया सी को मात देकर देवधर ट्रॉफी जीती थी। 24th अमेंडमेंट डील्स विद जो 24वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों मूलभूत अधिकार है जो कि भारतीय में अवस्थित है उनसे संबंधित है। 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, संशोधन के द्वारा संसद को ये शक्ति दी गई थी कि अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। क्या हुआ था कि गोलकनाथ केस में ऐसा कह दिया गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है और लेकिन कुछ समय पश्चात इस अधिनियम के द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये बात कर दी गई कि अनुच्छेद 368 के तहत और 13 के तहत भी भाग 3 जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम को विद्यमान घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने जो है भारतीय समाज के सेवक संस्था की स्थापना की थी और क्यों की थी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी और ताकि देश के जो नौजवान हैं वो सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित हो सके। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं रही हैं जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1836 में कोलकाता में स्थापना हुई है, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। दूसरी है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन में विलियम एडम्स। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 कोलकाता में, इसका पूर्व नाम कोलकाता था। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है 1852 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना कोलकाता में देवेंद्र टैगोर के द्वारा की गई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 चेन्नई में इसकी स्थापना हुई है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 मुंबई में जगन्नाथ शंकर सेठ ने इसकी स्थापना की है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 लंदन में मेरी कारपेंटर ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1876 पूना में, संस्थापक एच.एस. चिपलुलकर और जी.बी. जोशी एम.जी. राणे रहे हैं और नाडे रहे हैं। इंडियन सोसाइटी 1872 लंदन में आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 1876 कोलकाता पूर्व नाम कलकत्ता और आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने इसकी स्थापना की है। मद्रास महाजन सभा 1884 चेन्नई में पूर्व नाम मद्रास और जी.एस. अय्यर एम विरंगवाचारी और आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना की है। लास्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 मुंबई में इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। अगला प्रश्न है द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो मूलभूत अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है और इसके अलावा भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A और भाग 5 में जो संघ है 52 से 151 तक। इसके बाद भाग 6 में राज्य है और इसमें भाग 7 में जो है पहली अनुसूची बी भाग में राज्यों के नियमन संविधान द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, निरसन हो चुका है इसका। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं और भाग 9B में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य है। भाग 12 में
वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और व्यापार अंतर्राज्यीय संबंधों की चर्चा है, 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 में न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी। भाग 15 में चुनाव, अनुच्छेद 324 से 329 ए। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में आधिकारिक भाषा और 343 से 351। भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है, 352 से 360। वहीं भाग 19 में विविध, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 20 में अस्थायी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान है, अनुच्छेद 369 से 92 तक। और भाग 22 में लघु उपाधि, कमेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ, निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। अगला क्वेश्चन है, according to India's State of Forest Report 2015, which state has the highest forest cover in country? भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वनाच्छादन है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें से 94,689 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, और जो कि कुल क्षेत्रफल के लगभग 30.72% है। 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आरक्षित वनों की संख्या है 61,886 वर्ग किलोमीटर, जो कि 65% है। संरक्षित वन है 31,098 वर्ग किलोमीटर, 33%। अवर्गीकृत वन है 1705 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2%। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग है? तो वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर के बारे में जानते हैं कि ये नींबू का नासूर कहा जाता है। जैंथोमोनास सिटाई उपजाति सिट्राई ये भारत में स्थानीय रोग है। यह उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ नींबू जाति फसलें उगाई जाती हैं। यह जीवाणु जनित रोग है और यह नींबू के पर्ण सुरंगक कीट के द्वारा फैलता है। आइए पादप रोगों के बारे में देखते हैं कि जो वायरस जनित है तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू का मोज़ेक रोग और बंची टॉप ऑफ बनाना, ये सब वायरस से होते हैं। और बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं धान का अंगमारी रोग, गेहूं का विगलन रोग और नींबू का साइट्रस कैंकर रोग। कवक जनित रोगों की चर्चा करें तो मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रॉट बोलते हैं जिसको, एक कवक की वजह से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजरे का हरित बाली रोग, ग्रीन हेयर और अभाव जन्य रोग, धान का खैरा रोग, जिंक की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग? तेल और वसा की जो विकृत गंधता है उससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसके लिए हमें इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाने होंगे जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि विकृत गंधता क्या है। कि जो भोजन में उपस्थित वसा है, तेल है, जब ये वायु से क्रिया करता है तो इसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, ये बदबूदार हो जाता है, खराब होने लगता है, इसको विकृत गंधता कहते हैं। ऐसे में इसको बचाने के लिए हमें इसमें प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाना होगा जिन्हें हम प्रतिउपचायक कहते हैं, क्योंकि अल्प मात्रा में मिला देते हैं दूसरे पदार्थों से मिला देने पर ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से इनमें ये विकृति पैदा नहीं हो पाती है। हाउ इज डिसीज डायग्नोस्ड? रोगों का निदान कैसे किया जाता है? जब आप रोगों का निदान तब कर पाएंगे जब आपको उसके लक्षण पता होंगे, अगर आप उसकी पहचान कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइंस ऑफ द डिसीज विल डिसाइड एंड बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। हम रोग के चिन्ह लक्षणों के आधार पर निर्धारित करेंगे और फिर उसका निदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी? निम्न में से क्या एक जीव समुदाय का अवयव नहीं है? तो ये मृदा है जो नहीं है, क्योंकि अपघटक, उपभोक्ता और प्रक्रिया ये तीनों के तीनों जीव समुदाय का अंग रहे हैं। Which one of the organism is likely to have a maximum concentration of a harmful chemical DDT in the aquatic food chain consisting of kingfishers, zooplanktons, fish and phytoplanktons? तो किंगफिशर, प्राणी लवक, मछली और पादप लवक से बनी जलीय श्रृंखला में कौन सी एक जीव में हानिकारक रासायनिक DDT की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना है? तो ये फैल सकती है किंगफिशर में सबसे ज़्यादा।
अगला प्रश्न है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज मेंटेन्ड बाय। पृथ्वी पर जो जल की कुल मात्रा वो किसके द्वारा बनाए रखी जाती है? तो हमारा आंसर होगा इसके लिए ना तो वर्षा होगा, ना संग्रह, ना वाष्प। ये तीनों की तीनों क्रियाएं आती हैं जल चक्र के अंतर्गत, इसीलिए इसका सही आंसर होगा जल चक्र। जल चक्र में क्या होता है? सबसे पहले समुद्र से पानी इवापोरेट होता है यानी वाष्पीकृत होता है, जिसका कंडेंसेशन होता है ऊपर जाके यानी बादल बनते हैं। संघनन होता है, संघनन के द्वारा इसका प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है। बारिश के दौरान कुछ कुछ तो यहाँ पर देखेंगे आपके एक ग्लेशियर्स में या बर्फ के रूप में जम जाते हैं, कुछ वापस से रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है, कुछ ट्रांसपिरेशन हो जाता है, किसी का पौधा द्वारा ले लिया जाता है, जमीन के अंदर वाटर टेबल में चला जाता है। इस तरह से पानी का ये जल चक्र लगातार चलता रहता है, वाष्पीकरण होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, हरित ऊतक क्या है? तो हरित ऊतक जो है ये एक मृदयुक्त हरित लवक होते हैं। मृदा युक्त हरित लवकों को कहा जाता है। इट इज ए पैरेंकाइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। जानते हैं कि ये ऊतक जो होते हैं तने में होते हैं, संवहन मंडल में भी होते हैं, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो उनके सभी पत्तियों की शिराओं, बीजों, फलों में भी होती है। और स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो जो क्लोरेनकाइमा है वो कहाँ होता है? कठोर छिलकों में होता है। और ये कहाँ होंगे? या तो जड़ों में होंगे या तनों में होंगे। यह पौधों के हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा भागों में मजबूत प्रदान करता है, यानी कि जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। मेल गैमेट्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूसेस इन द। पुंसयुग्मक शुक्राणु गैमेट्स स्पर्म्स इसमें निर्मित होते हैं। कहाँ निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं वृषण में, टेस्टिस में। अगला है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट फूड चेन। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह से। उसके बाद अपघटक। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस फूड चेन में सबसे पहले जो है कि उत्पादक कौन है? तो यहाँ घास है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। घास को कौन खाता है? कीड़े खाते हैं या मेंढक? तो हमें पता है कीड़े खाएंगे, फिर कीड़े को मेंढक खाएगा, इसीलिए ऑप्शन राइट ये होगा। घास, कीड़े, मेंढक, सांप, और सांप को कौन खाएगा? गरुड़। अगला प्रश्न है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो डिवाइस है वो कौन सी है? तो वो है विद्युत मोटर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि माइकल फैराडे जो एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे और रसायनज्ञ भी थे, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों के लिए सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। बिजली में उनकी सबसे बड़ी सफलता 1821 में इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार था उनका। उन्होंने 1831 में विद्युत जनरेटर का भी आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है कि द डिफेक्ट ड्यू टू विच पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड। वह कौन सा विकार है जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, असमर्थ रहता है? तो वो रोग है। अगर आप दूर की वस्तुओं अगर आप पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहे हैं तो आप बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, क्योंकि हम पास से स्पष्ट देख। अगर आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहे हैं तो आप बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। लेकिन जो चीज़ आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं उसको मत बोलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा अपोजिट है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष जो है, इस दोष में क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है, हमारी आंखें जो प्रतिबिंब कैप्चर करती हैं वो रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही बन जाता है। ऐसे में हमें फोकस दूरी को बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अगर हम दूर दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर हमें दूर का तो काफ़ी क्लियर दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारे रेटिना से बहुत पीछे जाके चित्र बनता है, जिसकी वजह से हमें इसकी फोकस दूरी को कम करना होगा और उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। विच फाइलम हैज़ एनिमल विदाउट टिश्यूज बॉडी हियरिंग पोज। ऐसे कौन सा किस फाइलम ऊतक में, शरीर धारक में रोम रहित पशु होते हैं? यानी ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें ऊतक नहीं होते हैं और शरीर में छिद्र होते हैं? तो वो होता है पॉरीफेरस अंग के स्पंज होते हैं ये एक तरह से, जिनमें बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं। ये बहुकोशिकीय तंतु होता है। इसकी कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं और इनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं और शरीर की एक में गुहा भी पाई जाती है, इसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि पोरीफेरा के जंतुओं में असंमित पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यूज। नारियल का जो छिकला होता है किस ऊतक का बना होता है? तो वो दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। अगला प्रश्न है, व्हीकल्स हैव ट्रेडेड टायर्स सो दैट इट। वाहनों में ट्रेडेड टायर क्यों होते हैं? ताकि घर्षण बढ़ सके। घर्षण बढ़ेगा, वाहनों के फिसलने की संभावनाएं कम होंगी। ठीक है, thank you so much for watching this video. If you really like the video, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon.
Share this video with your friends and like the video. Comment your doubts and queries. Thank you so much.